औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। व्यू विद रुमान मेरा चैनल है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर अपलोड होने वाले हैं MGT के, और इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से। तो आज हम ACC 501 बिज़नेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 6 देखते हैं, और इसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह बाफ़ज़ल खुदा। और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने हमसे ऑनलाइन पढ़ना है, टीचिंग ऑनलाइन पढ़नी है, तो रीज़नेबल प्राइस के ऊपर हम हर एक बुक पढ़ाते हैं। उसमें ये होता है कि आपको पासिंग जो इंश्योरेंस होती है 100% होती है इंशाल्लाह। और उसमें हम आपके 45 पे लेक्चर कवर करते हैं, और असाइनमेंट क्यूज GDP कवर करते हैं, और पास पेपर एट द एंड पास पेपर आपको कराते हैं लॉजिकली, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और आपको 4 CGP के पास लेके चले जाते हैं। तो अगर आप 4 CGP के तलबगार हैं तो हमारे से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बहुत नज़दीक 4 GP के या 4 CGP के आप ऊपर 4 CGP प्लस में आ जाते हैं, तो 85-90% में मार्क्स ले सकते हैं। तो जिन्होंने रब्ता करना है वो रब्ता करें, वो हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे। हमारी रीज़नेबल प्राइस है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे पेज यूट्यूब पेज के ऊपर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मुझे नंबर लेकर मुझे SMS कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 6, और जिन्होंने ये मेरे लेक्चर बाय करने हैं तो वो बाय भी कर सकते हैं फॉर रीज़नेबल प्राइस। तो व्हाट्सअप के ऊपर मुझे कॉल करें या SMS करें, तो मैं आपको बता दूंगा इसकी प्राइस। चलें जी, आगे चलते हैं वो हम देखते हैं क्या डेप्रिसिएशन शील्ड। अब डेप्रिसिएशन शील्ड हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक को हमने देखना है। अब डेप्रिसिएशन होता है कमी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी। अब ये कमी टैक्स शील्ड कहते हैं, सेविंग, टैक्स सेविंग को कहते हैं एज अ टैक्स शील्ड। अब एक डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कैसे करती है, मैं टैक्स सेविंग कैसे करती है, तो वो आपने अब इसमें बताना है। अब ये देखिएगा, कैश डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम। क्या है? नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम है, इसका मतलब ये है कि ना तो कैश आया ना तो कैश गया है। ये डेप्रिसिएशन आपने एक एसेट लेके आया था, एसेट एक साल यूज़ किया, उसकी वैल्यू की कमी होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू कमी होगी, और जो वैल्यू की कमी होती है वो क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन। जितने से हुई है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आउटफ्लो, और ना तो इन कैश इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, सही। ना कैश इन हैंड में फ़र्क पड़ रहा है, या ना कैश में फ़र्क पड़ रहा है, ना कैश एट बैंक में फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है डेप्रिसिएशन इज़ नॉट न्यू सोर्स ऑफ फंड। एक सोर्स ऑफ फंड नहीं है, ठीक है, सही है, इसका सोर्स ऑफ फंड नहीं है, तो हमने इसकी टैक्स सेविंग। अब फंक्शन ऑफ शील्डिंग पार्ट ऑफ द वन इनकम फ्रॉम द टैक्स, तो हमने टैक्स की देखनी है, उसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल है कि उसने एक 2 कॉर्पोरेशन है, वी टेक द सेम 2 कॉर्पोरेशन में से ABC कह रहा है one charge of 1 lakh इन डेप्रिसिएशन, अदर चार्ज ऑफ 1 नॉन, मतलब दूसरी चार्ज नहीं करता। इसका मतलब है एक कंपनी डेप्रिसिएशन को चार्ज करती है और दूसरी डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करती। ये कॉर्पोरेशन कंपनी को कहते हैं, कंपनी A और कंपनी B, ठीक है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को PBT कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये भी 4 लाख है, ये भी 4 लाख है। अब डेप्रिसिएशन देखिएगा, डेप्रिसिएशन A चार्ज करता है, ठीक है, 1 लाख की, और B चार्ज नहीं करता, ठीक है। अब ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी, टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे इंटरेस्ट नहीं होता, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही रहता है, ठीक है। तो कोई अब इंटरेस्ट तो लेस किया नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, सही है, ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, ये 3 लाख बन जाएगा, ये 4 लाख बन जाएगा। अब इसके ऊपर 35% टैक्स लें, क्या लें? इसके ऊपर 35% टैक्स लें, कितना आएगा? 1,50,000, 1,40,000, इसका 1,40,000 आएगा। इसके ऊपर 3 लाख के ऊपर 35% लेना है, और ये 4 लाख के ऊपर 35% लेना है, ठीक है। तो 3 लाख के ऊपर 35% लेंगे तो 1,05,000 आएगा, और 40% पर लेंगे तो 1,40,000 आएगा। अब इन दोनों को लेस कर देना है, मैं ये लेस कर देनी है, ये अमाउंट लेस कर दो, ठीक है, 1,40,000। अब ये जो अमाउंट आएगी वो 1,65,159,500 आएगी, और
2600 आएगी, ठीक है, 2,60,000, 1,95,000, ठीक है। अब इसको ना आप अगर आपने जज करना है तो इसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो विदाउट आउटले, मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूँ दोबारा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे तो 2,95,000 हो जाएगी और 2,60,000 हो जाएगी। अब देखें अगर आप ये डेप्रिसिएशन इधर लेस ना करते डेप्रिसिएशन 1 लाख लेस ना करते, ठीक है, तो ये अमाउंट इतनी टैक्सेबल ना आती, मतलब ये 4 का 4 ही आ जाता, 4 के ऊपर टैक्स लेते तो ये हमारा 1,40,000 आता, ये अमाउंट 2,60,000 सेम आती है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2,95,000 का 2,60,000 का, तो ये 35,000 सेविंग आएगी हमारी, क्या आ जाएगी, सेविंग आएगी। अब देखिए इसमें ये क्या है, इट्स कैन आल्सो बी कंप्लीट डेप्रिसिएशन टैक्स रेट। अब 1 लाख क्या हमारा डेप्रिसिएशन है, उसके ऊपर टैक्स रेट कितना हमारा 35%, तो ये हमारा क्या आएगा 35% हमारा क्या आएगा, टैक्स सेविंग आएगा, डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स सेविंग आएगी, ठीक है। तो सिंपल सी फार्मूला जिसने ये भी बताया हुआ है। एक ऐसे भी हो सकता है, एक डेप्रिसिएशन के ऊपर 35% आएगा तो हमारा 35% जो आएगा हमारा टैक्स सेविंग होगा। तो आई होप सो आपको ये समझ लगी होगी और आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपने जो 1 लाख की डेप्रिसिएशन ली, 1 लाख चार्ज जो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर आप जो इंजॉय कर रहे हो 35% और टैक्स सेविंग भी क्या कर रहे हो 35% जो एक्चुअली अपेयर्ड इन कैश फ्लो होती है, इनकम स्टेटमेंट में आप चार्ज करते हैं, तो उसमें ये बस आपको बताया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे उसने कहा है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, इट एक्चुअली कैश फ्रॉम ऑफ द फर्म, कहता है कि अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द, अब ये फाइनेंशियल कैश फ्लो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आइटम्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्चुअली कैश फ्लो फ्रॉम द फर्म्स। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल कैश फ्लो अब फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट बनाने ना, फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाने, तो उसमें पहले आते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अब कैश फ्लो हमने बनाना है, तो कैश फ्लो कहता है कि जो एक्चुअली कैश फ्लो हुए हैं ना, या आउटफ्लो हुए हैं या इनफ्लो हुए हैं, वो हमने देखने हैं अब, ठीक है। मतलब जो एक्चुअली हुए हैं हमें देखे, तो हमने देखना तो सही कि हमारे पास कैश इनफ्लो कितना हुआ है, कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, ठीक है, वो कैश की आइटम को देखेगा, सही है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है, तो कहते हैं मैजिक इज नो मैजिक इन फाइनेंस में मैजिक नहीं है, इट मस्ट बी केस दैट कैश रिसीव्ड फ्रॉम एसेट इज मस्ट इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड कैश फ्रॉम शेयर होल्डर। अब जैसे इसमें ये देखो कहता है कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट जो होता है ना, वो कैश फ्लो क्रेडिटर एंड कैश फ्लो फ्रॉम कैपिटल रहेगा। अब इस पे थोड़ा ध्यान दें तो इसकी अब इक्वेशन बनती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वैसे कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी बन जाती है, ठीक है। अब देखें एसेट जो क्या होने चाहिए कैश फ्लो एसेट है, ठीक है। अब देखें क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब कैश फ्लो फ्रॉम द शेयर होल्डर कैपिटल होता है, मतलब कितना कैपिटल आया कितना कैपिटल गया है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी क्वेश्चन याद रखेगा, ऐसे लायबिलिटी अकाउंटिंग क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, ये कैश फ्लो के हिसाब से ऐसे हम देखेंगे कैश फ्लो के एसेट कितने हैं, ठीक है, उसमें कैश फ्लो की लायबिलिटी कितनी है और कैश फ्लो के शेयर होल्डर कितने, मतलब लायबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितना है, ठीक है। तो आपको ये समझ लग चुकी होगी और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं और इसको रेज कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एसेट्स, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट। कैश फ्लो फ्रॉम एसेट इन्वॉल्व 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के साथ देखा जाता है। एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक होता है कैपिटल स्पेंडिंग और एक होता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है और इसमें ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आपको आगे देखेंगे सब, आप ऑपरेटिंग कैपिटल में देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे इंशाल्लाह एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब देखें आगे देखिएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो होती हैं वो रिजल्ट देखती हैं, डे बाय डे देखती हैं, एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग सेलिंग के दरमियान आप जितना भी देखते हैं कैश फ्लो, जैसे उसे क्या है कैश फ्लो दैट रिजल्ट फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो या सेल कर रहे होते हो उसमें डे बाय डे कैश की एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग में ये देखना है उसने, ऑपरेटिंग में ये देखना है, ठीक है।
आगे देखिएगा कि एक्सपेंस रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग ऑफ द एसेट इज नॉट इंटेंड सिंस द ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कहता है जो आपने फर्म के मुताबिक फाइनेंसिंग के मुताबिक एसेट जो आपने चार्ज करने एज एक्सपेंस एसेट को यूज़ करते हुए जो एक्सपेंस चार्ज करने हैं वो ऑपरेटिंग हो, ना कि उसमें इंक्लूड नो ऑपरेटिंग हो जाए। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने करने हैं। ठीक है, रिलेटेड फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स आर नॉट रिलेटेड मतलब सिंस दे आर नॉट बी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो एक्सपेंस आपने रिलेट करने हैं वो ऑपरेट नॉन ऑपरेटिंग नहीं करने। अब दी टोटल दो कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो को जो कैलकुलेट करना है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के जरिए करना है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के जरिए उसमें इंक्लूड होना है कैश पेड इन कैश, मतलब टैक्स पेड इन कैश। ठीक है, अब इसमें डेप्रिसिएशन, एक तो डेप्रिसिएशन लेस नहीं करनी है आपने, डेप्रिसिएशन लेस नहीं करनी जब कैश फ्लो की बात करनी है। जब कैश फ्लो की इनफ्लो आउटफ्लो की बात करनी तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, लेस नहीं करते हैं। और एक इंटरेस्ट नहीं करना आपने, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, आपने डेट लेके किया हुआ है तो इसको भी नहीं करना। अब देखें ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये देखें इसमें लिखा हुआ है टू कैलकुलेट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंस आर द टैक्स ऑफ द पेड ऑफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट बी कैश आउटफ्लो interest because of the financing expense. Operating cash flow significant and tell whether or not the firm cash flow it because of the operation is significant or cover the everyday of the cash flow। मतलब उसका मतलब है कि कैश फ्लो हमें ये बताती है कि आपके डे बाई डे बिजनेस ऑपरेशन के मुताबिक सिग्निफिकेंट कैश फ्लो एवरीडे कैसे हैं। ठीक है, सो नेगेटिव कैश फ्लो इज साइन ऑफ द ट्रबल। मतलब आपका अगर नेगेटिव आ गया कैश फ्लो में, ठीक है, आपका नेगेटिव बैलेंस आ गया तो आपको इसका मतलब है ट्रबल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आप इस बिज़नेस में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैं एक्स वाई जेड है, इसमें देखिएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम द फर्म में ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे आए हैं देखें। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ईबीटी, ये हमेशा कैश फ्लो का तरीका है, हमेशा भी ये याद रखिए, ईबीटी से शुरू करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब 291 है, ये अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन को हमने ऐड बैक करना है क्योंकि हमने इसकी कैश मूवमेंट को लेना है, हमें इसकी जो कैश इनफ्लो हुआ है आउटफ्लो हुआ है वो लेना है। तो नॉन कैश आइटम को जो लेस किया उसको ऐड बैक करो। ठीक है, तो उसको ऐड बैक कर देना है और उसके बाद आपने करंट टैक्स लेस कर देना है जो आपने करंट टैक्स आप पे किया, जो कि पे किया जाएगा आउटफ्लो है। ठीक है, उस आउटफ्लो के साथ आपने इसको क्या करना है, लेस कर देना है। तो 238 आ जाना, 238 आया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना आया, 238 आ जाना। अब देखें इसमें क्या होता है, 238 में से कैपिटल स्पेंडिंग जितने आपने किया, कैश आउटफ्लो किया तो 173 है, वो हम देख लेते हैं आगे जाके कैसे किया। और एडिशन टू दी नॉट नेट वर्किंग कैपिटल 23 है, तो ये भी आगे देख लेते हैं, ये 42 आ गया। अब ये कैश फ्लो इन्वेस्टर फर्म में क्या होता है, डेट एंड इक्विटी। बस इन्वेस्ट में जो डेट एंड इक्विटी, डेट हमारी 36 है और इक्विटी हमारी 6 है, तो ये हमारा 42 आ जाएगा। अब इसको भी देखते हैं हमने कैसे कैसे आया, किस तरह आया, तो हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो कैपिटल स्पेंडिंग क्या होता है कि आपने री इन्वेस्ट करना होता है। कैश फ्लो का क्या होता है, री इन्वेस्ट इन द फर्म, री इन्वेस्ट करना होता है। कैपिटल स्पेंडिंग रेफर टू द नेट स्पेंडिंग टू द फिक्स एसेट, आपके फिक्स एसेट के ऊपर होता है। जैसा कि उसने परचेज एसेट किया लेस सेल ऑफ एसेट, या तो वो परचेज कर सकता है, वो क्या कर सकता है, लेस कर सकता है। ठीक है, अब देखें इसमें आपको एक पीछे से चले जी। अब देखिए उसने क्या कहा है कि नेट कैपिटल कुड बी नेगेटिव, कुड भी हो सकता है नेगेटिव इफ फर्म सोल्ड ऑफ मोर एसेट देन इट परचेज। मतलब अगर आप कहते हैं कि अगर एसेट को ज़्यादा बेचता है अदर देन परचेज के, तो इसका मतलब आपका बैलेंस नेगेटिव जा सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अब देखें डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिवली एसेट इज अकाउंटेड फॉर द रिगार्ड। मतलब अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज होती है रिस्पेक्टिवली एसेट के ऊपर, फिक्स एसेट के ऊपर होती है। अब देखें इसमें ये देखें हम कैपिटल स्पेंडिंग दे सकते हैं। कैपिटल स्पेंडिंग में देखें कि फॉर एग्जाम्पल उसने किया क्या, परचेज एसेट किया 1,95,000 का, उसमें जो सेल किया उसकी इसमें अभी देखो इसमें परचेज किया तो आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, सेल किया तो इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो 25 का किया। अब इसमें देखो कैपिटल स्पेंडिंग कितनी है, 173, तो ये 173 आ गया, ये 173 आ गया। ठीक है,
तो इसमें वो बाकी बताया हुआ है 173 कैसे आता है, 149 प्लस 24 इंक्रीज द प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट एंड इंक्रीज द इंटेंजिबल एसेट। अगर इन दोनों चीज़ों को आप इंक्रीज कर दो इतने इतने से तो आपका 173 का, तो ये 173 आपका दिया हुआ है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल वही है और कैपिटल डेट और इक्विटी वही है। हमने ये मालूम कर लिया कैसे आया। अब हम नेट वर्किंग कैपिटल देखना है। ठीक है, ये डेट इक्विटी देखनी है। अब देखें चेंज इन वर्किंग कैपिटल, देखते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे आया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहता है कि हमारे चेंज इन वर्किंग कैपिटल अमाउंट द स्पेंड ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट दैट बी इंक्रीज एंड ओवर द करंट लायबिलिटी। कहता है कि हमारे इंक्रीज करंट एसेट हुआ ओवर द लायबिलिटी के थ्रू। अब देखें इसमें क्या होता है, न्यू वर्किंग कैपिटल NWC का मतलब न्यू वर्किंग कैपिटल टू ग्रो 275 मिलियन इन द 2002 में और 252 मिलियन इन दी 21। मतलब अब देखो पहले कितना था 252, ठीक है, अब कितना हो गया 275। अब इनका डिफरेंस ले ले, अब इनका डिफरेंस ले ले तो इंक्रीज कितना हुआ 23 मिलियन एडिशनल वर्किंग कैपिटल आया। ठीक है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल इसको लेस करना है। अब आपने एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगाया है ज़्यादा, कैपिटल एक्सपेंडिंग किया, मैं कैपिटल एक्सपेंडिंग में आ जाता है, आपने आउटफ्लो किया तो लेस हो जाना। ठीक है, ये रिसीव है। ठीक है, अब देखें डेट एंड इक्विटी भी ऐसे है। अब देखें इसमें ये जो टोटल कैश फ्लो फर्म होंगे 42 और 42 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है, अब ये देखना है कि इसको डेट को देखना है। ठीक है, क्रेडिटर कैश फ्लो टू क्रेडिटर टू रेडी टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड फ्रॉम इंटरेस्ट पेड लेस द न्यू बोरोइंग। आपने इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना है आपने और न्यू बोरोइंग का तो न्यू लोन लिया हो तो। ठीक है, अब देखें इंटरेस्ट 49 है हमारा और रिटायरमेंट ऑफ द डेट कितना हमारा 43। ठीक है, ज्यूम किया हुआ है। डेट सर्विस कहते हैं 142। अब प्रोसीडिंग ऑफ द न्यू डेट सेल, मतलब जो प्रोसीडिंग किया न्यू डेट के दरमियान सेल किया उसके दरमियान ये हमारी 81। इसमें क्या होया, इनफ्लो हुआ क्योंकि आपने प्रोसीड लेके डेट लेके सेल किया कुछ चीज़ तो उसमें आउटफ्लो इनफ्लो होगा। 86 आ गया। अब 86 122 में से 86 निकाल देंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 36 आ गया। ठीक है, सही है। तो आपको समझ लगी है, ये चीज़ें अज्यूम ये दी होंगी आपको एग्जाम में, अगर उसने क्वेश्चन दिया एग्जाम में दी होंगी सारा कुछ, और आपने बस ये देखना कि कैश फ्लो फ्रॉम द क्रेडिटर कैसे निकलते हैं, कैश फ्लो द नेट वर्किंग कैसे निकलता है, कैश फ्लो द ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे निकलते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये आ सकता है, ये शार्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, 5 या 3 नंबर का आ सकता है आपको कि आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालो, या कैश फ्लो टू क्रेडिटर निकालो, या कैपिटल स्पेंडिंग निकालो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो क्रेडिटर कैसे निकलते हैं, इंटरेस्ट हो, रिटायरमेंट ऑफ द डेट हो, फिर डेट ये सर्विस हो, परचेज ऑफ द न्यूज डेट सेल हो, तो जो हमारा टोटल डेट निकलाता है। ठीक है, और कैश फ्लो फ्रॉम दी ये कैश फ्लो फ्रॉम फर्म्स हो जाता है सारा। कैश फ्लो फ्रॉम फर्म ये भी पूछ सकता है, कैश फ्लो फ्रॉम फर्म्स इन्वेस्टर इन फर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा इक्विटी आ जाता है और इसमें क्या आ जाता है, डेट आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल है कि अगर इक्विटी को देखते हैं, हम इक्विटी को देखते हैं। ठीक है, कैश फ्लो टू द शेयर होल्डर को इक्विटी में जाते हैं ना, डिविडेंड की सूरत में जाते हैं। अब इसमें डिविडेंड ये है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक ये है 6 है 6 है, सॉरी 43 है और 43 से माइनस कर देना है 6, तो ये 49 आ जाएगा। और प्रोसीडिंग ऑफ द स्टॉक इशू कितना है 43, तो ये -6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बैलेंस नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव हो गया तो वो 46 आ गया। तो ये आपको इस चीज़ें याद रखनी है, ज़्यूम की हुई है उसने। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो ये 6 आ गया। अब देखें ये टोटल कैश फ्लो फ्रॉम दी क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर, ये जो टोटल कैश फ्लो आया ना, ये आया है कितना है, टोटल कैश फ्लो टू द क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर, जिसमें क्रेडिटर शेयर होल्डर के आपके डेट भी आ जाता है और आपकी इक्विटी भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर टोटल कैश फ्लो भी पूछे, टोटल कैश फ्लो टू द शेयर होल्डर इक्विटी पूछे, तो आपने डेट का भी निकालना है अलग से और इक्विटी का भी निकालना है। ठीक है, डेट का पीछे भी निकालना और इक्विटी का, ऐसे निकाल के दोनों को जमा कर देना है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ लगी होगी। आगे चलते हैं। ये इतना आसान सा चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, पजल नहीं होना, बस आपको समझ लग गए तो मुझे बता सकते हैं। अब देखें कैश फ्लो टू शेयर होल्डर है। अब कैश फ्लो टू शेयर होल्डर के मतलब 42 को देखते हैं, 42 कैसे है, इक्विटी को देखते हैं। तो कैश फ्रॉम द फर्म्स एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी और शेयर होल्डर की लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर होना चाहिए। तो शेयर होल्डर ये हमारे लायबिलिटी है और शेयर होल्डर कैपिटल इक्विटी है। ठीक है, तो ये एसेट हमारे, तो इसको जमा कर लीजिएगा। ठीक है, लायबिलिटी हमारी ये बनती है और सॉरी
ये हमारे डेट बनते हैं, क्रेडिटर बनते हैं, लाइबिलिटी वो बनती है, और 6 हमारी शेयर होल्डर इक्विटी बनती है। वैसे ये 36 प्लस 6 बनता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे कितने हैं 42 पे, तो इन दोनों जो भी जो है 42 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी पूछ सकता है एक सिंपल ही तरीके से, ऐसे डायग्राम दे सकता है, ऐसे आपको क्वेश्चन डायग्राम बना के ऐसे फॉर्मेट बना के आपको क्वेश्चन दे सकता है। आपको कैलकुलेट करो भाई शेयर होल्डर क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर फॉर्म। तो आपने क्या क्या शेयर होल्डर कैसे कहते हैं, कैश शेयर होल्डर कैश फ्लो एसेट इज इक्वल टू शेयर क्रेडिटर प्लस कैश शेयर होल्डर इक्विटी। तो आपने ये आपके क्रेडिटर आ जाएंगे और ये आपके इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखें इसमें ये कैश फ्लो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट, कैश फ्लो फ्रॉम द क्रेडिटर प्लस कैश फ्लो फ्रॉम द लायबिलिटी, जो ये आपका आ गया। अब इसको आप कैसे करना है, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट कैसे, कैश फ्रॉम एसेट कैसे मूव करना है आपने, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम एसेट कैसे करना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जितने भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसमें लेस कर दो नेट वर्किंग कैपिटल स्पेंड और लेस कर दो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसमें लेस कर दो ये कैश फ्लो फ्रॉम एसेट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक नया फार्मूला इस तरीके से भी आपको क्या देता है, डेटा दे सकता है, ठीक है। ये आपका समरी है, तो समरी को देखते ही हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और ठीक है। अब देखें उसमें क्या किया है वेयर, अब ये भी समरी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अर्निंग बिफोर ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, उसे डेप्रिसिएशन में ऐड कर देना और लेस कर देना है टैक्सेस कर देना। ये आपको फार्मूले पीछे समझाए हुए हैं। और नेट एक्सपेंडिंग कहते हैं एंडिंग नेट फिक्स एसेट माइनस बिगिनिंग नेट फिक्स एसेट है, मतलब जो आपने एंडिंग जो आपका नेट एसेट है फिक्स एसेट है और ओपनिंग जो आपका फिक्स एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो हमारा नेट स्पेंडिंग कैपिटल आ जाएगा। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहता है एंडिंग वर्किंग कैपिटल और बिगिनिंग वर्किंग कैपिटल कहते हो चेंज कर दो तो वो आ जाएगा। कैश फ्रॉम द क्रेडिटर कैसे निकलता है, कैश फ्रॉम द क्रेडिटर, कैश फ्रॉम क्रेडिटर इंटरेस्ट पेड माइनस नेट न्यू बोरोइंग, मतलब इंटरेस्ट पेड कर दो उसमें से नेट बोरोइंग लेस कर दो आप जाएगा। इंटरेस्ट टू द वर्किंग कैपिटल होता है डिविडेंड पेड लेस न्यू नेट न्यू इक्विटी राइज, जो आपने इक्विटी राइज किया वो, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था, आगे भी देख लेते हैं अगर हुआ तो कुछ नहीं। ये आपका लेक्चर था आज, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।